पहले अगवा किया जाता है दो खवातीन को और उसके बाद वो मर्डर होता है। ये एक दिल दहला देने वाली कहानी थी जो कि शायद अगर सीसीडी के पास ना जाती तो कभी ट्रेस भी ना होती। इसको ये शुबा होता है कि ये इसकी बीवी ने खुला जो है वो अपनी सहेली के कहने पे की है। इस दफ़ा जब वो खातून आती हैं तो ये उनके साथ पहले ज्यादती करता है, ज्यादती करने के बाद उसको कत्ल करता है, कत्ल करके उसके टुकड़े करके नहर में बहा देता है लाश के। जिस वक्त इसकी वालदा आती है तो ये उसको भी कत्ल करके उसके टुकड़े करके उसी तरह लाश में बहा देता है। मैंने तो गलती कर ली कि मैंने तुम्हारी बहन को उठाया, मैंने तुम्हें उठाना था, और अब अगर तुम दोबारा थाने आई तो मैं तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुम्हारी बहन के साथ किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल बॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। नाज़रीन, लाहौर में एक ब्लाइंड जो है वो मर्डर होते हैं, उसके सुराग पुलिस कैसे लगाती है, वो मर्डर किस तरह हुआ है। पहले अगवा किया जाता है दो खवातीन को और उसके बाद वो मर्डर होता है। नुमान शेख साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम वाकया क्या हुआ, कैसे पुलिस मुल्ज़मान तक पहुंची और ये वाकया कितने महीने पहले हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम शेख साहब से जानते हैं। शेख साहब, पहले तो वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये वाकया किस तरह हुआ कि खवातीन अगवा होती हैं शेख साहब, फिर उसके बाद उनकी लाश के टुकड़े करके नहर में बहा दिए जाते हैं, और फिर भी इतना ब्लाइंड मर्डर, इतना मतलब कि उसका कोई सुराग मिलना मुश्किल था, तो पुलिस उस तक कैसे पहुंची? बहुत शुक्रिया रहमान। ये एक दिल दहला देने वाली कहानी थी जो कि शायद अगर सीसीडी के पास ना जाती तो कभी ट्रेस भी ना होती। ये वाकया इस तरह था कि एक शख्स था जिसका नाम आई थिंक आसिफ था। उसने अपनी दूसरी शादी की। दूसरी शादी करने के बाद उसकी जो बीवी है उससे एक औलाद होती है। उसके बाद वो बीवी उसकी नाराज़ होके अपनी एक सहेली की तरफ हेर के इलाके में चली जाती है। जब वो हेर जाती है तो उसके बाद इसकी बीवी इससे खुला के लिए दावा दायर कर देती है। इसको ये शुबा होता है कि ये इसकी बीवी ने खुला जो है वो अपनी सहेली के कहने पे की है। ये अपनी उसकी सहेली को बुलाता है बाहर, उसे समझाने के लिए कि इस तरह ये वो, जब वो कहती कि नहीं मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये उसको जाने देता है। ये उसको अगली दफ़ा फिर बुलाता है कि मैं तुम्हें कोई बात समझाना चाहता हूँ और समझाने के बाद तुम मेरी बीवी से करना ताकि हमारा मसला सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन इस दफ़ा जब वो खातून आती हैं तो ये उनके साथ पहले ज्यादती करता है, ज्यादती करने के बाद उसको कत्ल करता है, कत्ल करके उसके टुकड़े करके नहर में बहा देता है लाश के। उसके बाद वो इसकी वालदा जो है वो एक फैक्ट्री में मुलाजमत करती हैं। वो जब देखती है कि मेरी बेटी नहीं मिल रही, वो उस वक्त थाना हेयर भी जाती हैं, इधर उधर भी जाती हैं दरख्वास्त लेके। इवन उसकी बेटी की गुमशुदगी की दरख्वास्त भी नहीं होती, वो दर बदर फिरती रहती है। जब इसको ये पता चलता है इस मुलजम को कि उसकी माँ उसकी पैरवी कर रही है, तो ये किसी अफसर के पास पेश होना चाहती है या कहीं ना कहीं कोई खुली कचहरी में, तो इसको डर पड़ जाता है कि कहीं मेरे खिलाफ उस वक्त ना कार्रवाई शुरू हो जाए। ये उसके बाद इसकी वालदा को इस बहाने से बुलाता है कि आपकी बेटी मिल गई है। जिस वक्त इसकी वालदा आती है तो ये उसको भी कत्ल करके उसके टुकड़े करके उसी तरह लाश में बहा देता है। और उसकी जो बेटियां दूसरी होती हैं, टोटल 5 बहनें होती हैं जो पहले उसकी बेटी मर्डर हुई होती है, वो जब देखती हैं कि हमारी बहन भी गायब है, हमारी माँ भी गायब है, वो फिर थाना हेयर में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट इसकी गुज़िश्ता साल कोई मई के महीने में वो ज़रूर करवा देती हैं अपनी वालदा की। उसके बाद ये दर बदर फिरती रहती हैं। ये लाहौर के बाहर का कोई इलाका था, वहाँ पर वो जब जाती हैं मुतलका वहाँ की पुलिस के पास, इसकी जो बहनें बकाया हैं, तो वहाँ पे उस चौधरी को बुलाया जाता है। उसको जब बुलाते हैं तो वहाँ का मुतलका जो पुलिस अफसर होता है वो बाकायदा उसका साथ देता है, इनको शर्मिंदा करता है, और वो चौधरी इनको वहाँ पे ही जो है वो कह लें कि बहुत ज़्यादा इनको एक वो जो होता है टॉर्चर करता है या डराता धमकाता है। हाँ, डराता धमकाता है। वो डराने धमकाने के साथ इनको बाकायदा ये भी एक कहता है कि मैंने तो गलती कर ली कि मैंने तुम्हारी बहन को उठाया, मैंने तुम्हें उठाना था, अच्छा, और अब अगर तुम दोबारा थाने आई तो मैं तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुम्हारी बहन के साथ किया। मतलब खुला उसको कोई डर खौफ किसी का नहीं था। उसके बाद ये खवातीन दोबारा इधर उधर जाती हैं लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। लकीली ये पाकपतन के पास सीसीडी की टीम एक रेड करने गई होती है। सरफराज डोगर जो एएसआई है सीसीडी का, वो चूंग में तैनात है, वो कोई मुलजम पकड़ने गए होते हैं वहाँ पे इसकी बहन आती है। बहन आने के बाद वो बताती है कि ये मेरे साथ हुआ है तो कोई देखें, हमारी कोई सुनवाई हो जाए। वहाँ का मुतलका पुलिस अफसर नहीं बात सुनता, ये उसकी बात सुन के उसे कहता है कि आप लाहौर आ जाएं, हमारे पास चूंग थाने में जो सीसीडी सेल बना हुआ वहाँ पर आएँ आप। उन दिनों में सीसीडी और सीआईए ये अभी सेंटर में ही होते हैं।
वो कहती हैं हमारे पास तो आने के लिए किराया भी नहीं है, उनकी कुछ हेल्प भी करता है। वो फैसलाबाद से लाहौर आ जाती हैं। डीएसपी सीसीडी फारूक असर अवान जो है उनके पास वो इन्हें पेश करता है। ये बच्चियां रो के अपनी कहानी सुनाती हैं, इनके साथ इनके बच्चे भी होते हैं छोटे छोटे। खामद इनके बताते हैं कि वो नशा वगैरह करता है। उस पर फारूक असगर अवान पहले उस बंदे के बारे में उसके गांव से सारा पता करवाते हैं। पता करवाने के बाद वो सरफराज डोगर को कहते हैं कि उसको रेड करो, वहाँ से उठाओ। लेकिन सरफराज डोगर ये कहता है कि सर उसका असर रसूख वहाँ पे है, तो आप पहले बात करें अफसरान से, हमें लीड फोर्स साथ लेके दें। ये ऊपर बात करते हैं आफ्ताब फुल्लरवान साहब से जो एसएसपी हैं, वो इनको एलीट फोर्स दे देते हैं। ये वहाँ पर रेड करके उस चौधरी को, जो उसके साथ बंदे होते हैं दो, उनको उठा के ले आते हैं। जब उनसे तफ्तीश करते हैं तो उसके बाद वो तीसरे दिन जाके मान जाता है कि मैंने इन्हें उठाया था, ये किया और उसके बाद मैंने कत्ल कर दिया। तो शेख साहब, ये तमाम तर जब वकूआ हुआ तो मुतलका पुलिस जो थी वो उस खवातीन की मदद क्यों नहीं कर रही थी? और अगर ये क्या ये सीसीडी डिपार्टमेंट नहीं बनता, या ये सीआई आप कह लें जो पहले था, अगर वो नहीं होता तो क्या ये ब्लाइंड मर्डर इसी तरह ब्लाइंड ही रहता? देखिए रहमान, कई लाशें हमें आए दिन आप भी देखते होंगे, सुनते हैं हम कि जी फलां नहर से कोई लाश मिली, फलां जगह से कोई लाश मिली। तो उसके बाद पुलिस एक तफ्तीश का आगाज़ करती है, कुछ कईयों के क्लू भी मिल जाते हैं, मुलज़िम पकड़े भी जाते हैं। लेकिन इस केस में एक अलहदा सी बात जो थी, वो लाश के टुकड़े करके जो है वो पानी में बहा दिया गया था, और उसकी बहनें जहाँ जहाँ जा रही थी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो मुतलका पुलिस, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो फैसल कामरान है उस वक्त डीआईजी थे, क्योंकि ये जितने भी इस तरह के केसेस होते हैं उनका नोटिस ज़रूर लेते हैं। तो ये उससे पहले जो यहाँ पर तैनात एसएचओ था उसको पूछना चाहिए कि ये खवातीन आती रही तो थाने में सुनवाई क्यों नहीं हुई। बिल्कुल। फिर ये लोग जिस तरह उस माँ बेटी दोनों किसी फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे, ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इनको आइडिया नहीं होता कि ये कहाँ कहाँ जाकर अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर ये फरिश्ता बन के ना जाता सरफराज डोगर जो सीसीडी का था, तो ये केस शायद ब्लाइंड ही रह जाता, क्योंकि उनकी सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट थी और वो भी दाखिले दफ्तर हो चुकी हुई थी, वो फाइलों का एक हिस्सा बन चुकी हुई थी। बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब। नाज़रीन, जैसे कि मेरे साथ नुमान शेख साहब मौजूद थे और उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर गया और बिल्कुल एक अंधा कत्ल था जिसका ना कोई सबूत था ना कोई गवाह थे। और जिस तरह आसपास लाहौर के अतराफ में गांव देहातों में माहौल होता है, चौधरी बासर शख्स था। मुतलका पुलिस उन खवातीन की मदद करने से इनकारी थी। किस तरह सीसीडी के ये एएसआई सरफराज डोगर उनके इलाके में जाते हैं और इवन के अपने पैसों से उनको किराया भी देते हैं, और इस ब्लाइंड मर्डर का सुराग लगा के उस चौधरी को जिसने ये मर्डर किए होते हैं, 2 मर्डर माँ और बेटी का, उनको गिरफ्तार करके लाहौर लेके आते हैं। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं कोई सुराग पुलिस के लिए छोड़ जाता है। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।